हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं हिस्ट्री का टॉप 100 क्वेश्चन, जो आप लोगों को बिहार बोर्ड के सेंटअप एग्जाम और एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बाबू आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड पिछले दो सालों की तरह 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और उसमें से 50 आप लोग को उत्तर देना है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव का एक संग्रह लेके आए हैं, जो कि आप लोगों को पिछले के प्रीवियस ईयर से जो कि क्वेश्चन लिया गया है और कई प्रकार के जो अभी न्यू मॉडल सेट आए हैं, जो कि कल जितने भी मतलब कि मॉडल सेट इधर निकल रहे हैं बाबू, उससे हमने क्वेश्चन को तैयार किया है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग को हम प्रत्येक क्वेश्चन को डीपली बताने वाले हैं, ठीक ना, कि प्रत्येक क्वेश्चन को डीपली बताने वाले हैं। और जैसा कि पिछले भी कई वीडियो में हमने आप लोग को पूरा डिफिनेशन करके बता रहा था, एक एक ऑब्जेक्टिव, जितने भी 4 ऑब्जेक्टिव हैं, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने बताया था आप लोग को। तो सेम इसका भी आप लोगों को करना है, यहाँ भी हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को करना क्या है, अपने दोस्तों के पास जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक ना। जो भी आप लोगों के फ्रेंड है, जो भी मतलब कि जो भी बच्चे हैं, आप लोगों के दोस्त, अभी कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक ना, ताकि तब सबके पास ये वीडियो पहुंचे ऑब्जेक्टिव का और सारे बच्चे बिहार से सफल हो, ठीक ना। बिहार को बदनाम नहीं होने देना है बाबू, ये लक्ष्य लेके चलना है, ठीक ना। तो आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट सेशन में जवाब जरूर दीजिएगा अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर पता है, ठीक ना। नहीं भी पता है तो वीडियो कैसी लगी इसका जवाब देना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं पहला वीडियो, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है बाबू कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो बाबू आप लोग को बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की अगर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछे तो वह थी नगर योजना के बारे में, ठीक ना। क्या नगर योजना के बारे में, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में हमें क्या लिखना पड़ता है, वहाँ का सड़क व्यवस्था, वहाँ की घर की किस दिशा में था, ठीक ना, वहाँ की नाली व्यवस्था, वहाँ का स्नानागार, वहाँ का अन्नागार, ये सब हम लोग के बारे में लिखना पड़ता था। मतलब कि एक तरह से बोले तो सड़क, रोड सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम, ठीक ना, ड्रेनेज सिस्टम हम लोग के बारे में बताना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम ध्यान देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था, ठीक ना। क्वेश्चन है बाबू 2 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता का शासन, यहाँ का जो मतलब कि शासन था वो किसके हाथों में था। तो यहाँ तो कोई राजा का कोई प्रमाण नहीं मिला है, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता में राजा होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है और ना ही कोई मतलब कि राज शासन का कोई प्रमाण मिला है। तो यहाँ हमने व्यापारी को चूज किया है, ठीक ना, कि यहाँ पे जो शासन था वो व्यापारियों के हाथ में था, ठीक ना। चलिए 3 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो बता दे बाबू आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो मुख्य कारण था वो था बाढ़। क्या था, बाढ़ था, ठीक ना। तो 3 का क्या हो जाएगा, सी विल बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी विल बी आंसर। देखिए वो कहें कि क्वेश्चन इसका आप लोग डी उपरोक्त सभी मारते होंगे, लेकिन डी मत मारिएगा क्योंकि बाह्य आक्रमण हुआ था, ठीक ना। बाह्य आक्रमण हुआ था, आर्य आए थे और हड़प्पा वासी से मतलब कि युद्ध हुआ था, लोग उसको मारे थे, लेकिन भूकंप नहीं आया था। भूकंप की वजह पे हमें प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आया था और महामारी आया था, ठीक ना, पेंडेमिक आया था, ठीक ना। तो हम यहाँ भूकंप ये नहीं आया था, बाढ़ आया था, महामारी आया था, बाह्य आक्रमण हुआ था, ठीक ना। तो अगर क्वेश्चन ये करता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या है, ठीक ना, मेन रीजन पूछता है, तो हम क्या मारेंगे, बाढ़ को मारेंगे, क्या, बाढ़ को मानेंगे, ठीक ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप लोग को इस क्वेश्चन को भी वीआई क्वेश्चन मानना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी। तो बता दे बाबू कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है और इसमें सबसे पहले खुदाई हुई थी हड़प्पा की। किसके, हड़प्पा की खुदाई हुई थी, जिसका खुदाई 1921 में हुआ था, ठीक ना, 1921 में हुआ था इसकी खुदाई। और इसको मतलब कि इसको खोजने वाले का नाम था दयाराम साहनी, ठीक ना। किसका नाम था, दयाराम साहनी। तो आप लोगों को पता हो गया कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम की खुदाई किसकी हुई थी, तो हड़प्पा की। और हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में। कौन मतलब कि इसका खोज किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था, ठीक ना। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, ठीक ना, आते हैं यहाँ पे, अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, ठीक ना, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था, मतलब इसकी खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था, RD बनर्जी, जो कि नाम हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं। राखल दास बनर्जी कब किए थे, तो 1922 ईस्वी में किए थे, ठीक ना, 1922 ईस्वी में किए थे, ठीक ना। अगर हम लोथल की बात करते हैं बाबू, अगर हम लोथल की बात करते हैं, लोथल की, तो लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में, या गुजरात में होता है। और यहाँ से गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का मतलब होता है कि जहाँ से जहाज़ों से सामान को आयात निर्यात किया जाता है, सामान व्यापार के लिए जाता है, ठीक ना, पानी का जहाज। तो यहाँ से गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है। यहाँ से युगल सावधान का प्रमाण मिला है, ठीक ना, लोथल से। यहाँ से हाथी का दांत भी मिला है, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है।
अगर हम कालीबंगान की बात करें, अगर हम कालीबंगान की बात करते हैं तो कालीबंगान बाबू आपका राजस्थान में है, ठीक ना। कहाँ है? राजस्थान में है, गंगानगर में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, ठीक ना। और यहाँ से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है, मतलब कि ऐसा खेत मिला है जो कि जूता हुआ था, ठीक ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन का टोटल ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक ना। अब पता भी चल गया। 5 नंबर पे ध्यान देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हमने अभी बाबू ऊपर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में बताया था कि लोथल से हमें बंदरगाह मिला है। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह यानी कि गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता में लोथल से मिला है। ऑप्शन ए विल बी आंसर। अब ये बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह का मतलब होता है कि जहाँ से पानी के जहाज से सामान को आयात और निर्यात किया जाता है, उसे हम बंदरगाह कहते हैं, ठीक ना। तो ये हड़प्पा सभ्यता में लोथल में पाया गया था, गुजरात के पास, गुजरात के में ये लोथल है, ठीक है। चलिए, कालीबंगान में जूते हुए खेत मिले थे, मोहनजोदड़ो में पुजारी का सिर मिला था, स्नानागार मिला था, हड़प्पा में RH30 कब्रिस्तान मिला था। ये क्वेश्चन पूछता है बाबू कि RH30 कब्रिस्तान कहाँ से मिला था, तो RH30 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला था, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कहाँ से मिला था, तो लोथल से मिला था, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कि मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था, ठीक ना। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था, तो बाबू मौर्य काल में टकसाल का प्रधान पान्याध्यक्ष था, ठीक ना। कौन था? पन्याध्यक्ष, ठीक ना। कौन था? पन्याध्यक्ष। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बाबू यहाँ पे याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। मौर्य वंश, यह वही वंश है बाबू जिसका स्थापना ने चंद्रगुप्त मौर्य किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किया था। 323 ईसा पूर्व में इसने इसका स्थापना किया था, ठीक है। तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। लेकिन अगर क्वेश्चन आप लोग को आ जाए कि पाटलिपुत्र का निर्माण किसने किया था, तो पाटलिपुत्र का निर्माण उदयन किया था। कौन किया था? उदयन किया था। कौन? उदयन किया था, ठीक ना। यह उदयन किस वंश का था, तो हर्यक वंश का था, ठीक है। अब कहेगा कि पाटलिपुत्र किस नदियों के किनारे मतलब किसका निर्माण हुआ है? पाटलिपुत्र का किस नदी के किनारे निर्माण हुआ था, तो पाटलिपुत्र का निर्माण गंगा, सोन और पुनपुन 3 नदियों के किनारे हुआ था, ठीक ना। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र का निर्माण किन नदियों के बीच हुआ है, तो गंगा, सोन और पुनपुन 3 नदियों के किनारे इसका निर्माण हुआ था। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, तो उदयन किया था। और यह किन 3 नदियों पर किया था, तो गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पे किया था। याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि मौर्यकालीन राजा कलिंग कहाँ स्थित था, ठीक ना। मौर्यकालीन राज्य कलिंग कहाँ स्थित था, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन है। तो मौर्य राज्य कलिंग बाबू उड़ीसा में स्थित है, ठीक ना। उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? अभी भुवनेश्वर है, ठीक ना। कहाँ है? भुवनेश्वर है, ठीक है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, ठीक ना। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि राजकीय कर संग्रह जो अधिकारी था ना, वो भी वही समाहर्ता था, ठीक है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था, ठीक ना। मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था, मतलब कि मौर्य काल के शासन में जो ब्रह्मा को जो दान देने वाली चीज़ थी वो क्या थी, ठीक ना। तो मौर्य काल के शासन में ब्राह्मण को भूमि दान दिया जाता था, ठीक ना। ब्राह्मणों को क्या दान दिया जाता था? भूमि दान दिया जाता था। तो ये क्या होता हो गया? हमारा ब्रह्मदेव हो गया, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था। तो आप लोग को बता दे बाबू कि अशोक का महेंद्र और संघमित्रा दोनों बेटा बेटी थे, ठीक है। अशोक के क्या थे? बेटे, पुत्र और पुत्री थे। तो इन्हें दोनों को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। ऑप्शन डी विल बी आंसर। कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था धर्म प्रचार के लिए, ठीक है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, तो बाबू ऑप्शन इसका नीचे दिया होगा, लेकिन आप लोग बता देते हैं कि अशोक मौर्य वंश का शासक था। किसका? मौर्य वंश का शासक था, ठीक ना। किसका? मौर्य वंश का। नीचे ऑप्शन होगा, देख लीजिएगा, ठीक ना। 12 का सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश का शासक था अशोक, मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है वो कि अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध बना था। अशोक क्या कहता है वो कि कलिंग युद्ध के बाद से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने जितने भी नरसंहार देखे थे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और वहाँ उसने क्या किया कि बौद्ध उसके बाद से उसने धर्म की ओर उसकी रुचि बढ़ी और आगे चल के उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो यही क्वेश्चन है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आके उसने क्या किया था कि बौद्ध ले लिया था। तो 13 का हो जाएगा बाबू आपका, 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उपगुप्त के प्रभाव में आकर। किसके? उपगुप्त के प्रभाव में आया था। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी, ठीक ना। मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो वो मौर्य काल में कलिंग की जो राजधानी थी वो तोबली थी, ठीक ना।
तोबली, इसका तोतली था शायद, ठीक ना, तोतली, आखिर ऐसे ही मैं तोबली करके या तोतली कर गया, ठीक ना, लेकिन ऑप्शन सी विल बी आंसर है, ठीक है, क्या होगा, तोबली होगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा, आप लोगों को कमेंट आंसर पता है तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, वीडियो कैसा जा रहा है, सारा डिफिनेशन आप लोगों को। आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था, ठीक ना। एक क्वेश्चन देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था। तो बता दे बाबू कि आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का आविष्कार दिया था भारत को, ये हमारे पाटलिपुत्र के निवासी थे। कहाँ के, पाटलिपुत्र के निवासी थे, ठीक ना। इन्होंने जीरो का आविष्कार पूरे दुनिया को बताया था, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था, ठीक ना। भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था। तो बता दे बाबू कि हड़प्पा काल से ही हुआ था, ठीक ना। हमारा जो हड़प्पा जो सभ्यता था वो नगरीकरण था। उसकी जो जो नगर योजना थी, जो सड़क व्यवस्था थी, जो नाली व्यवस्था थी, वो क्या था, मतलब कि एक शहर के जैसा ही था। वहाँ के जो शासन व्यवस्था था वो भी एक शहर के जैसा ही था। तो पहली क्या था, हड़प्पा काल, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गीता रहस्य किसकी रचना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गीता रहस्य किसकी रचना है, ठीक ना। किसकी रचना है गीता रहस्य। 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक की रचना है। गीता रहस्य किसकी रचना है, बाल गंगाधर तिलक की रचना है। चलिए, 18 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं, ठीक ना। गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। तो 18 के बाबू आपका हो जाएगा डी, ठीक ना। इस सभी लोगों ने गीता के महत्व पर विचार व्यक्त किए हैं। आप लोगों को तो विवेकानंद जी पूरा बढ़िया से परिचय होंगे, महात्मा गांधी ने भी इस पर विचार व्यक्त किए हैं और गंगाधर तिलक ने भी गीता पर महत्व विचार किए हैं, ठीक ना। तो सभी हो जाएगा। मनुस्मृति के रचयिता कौन है। 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि मनुस्मृति के रचयिता कौन है। तो आप लोग को बता दें कि मनुस्मृति के रचयिता मनु है। कौन है, मनु है, ठीक है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, लेकिन जान दीजिएगा कि मनुस्मृति के रचयिता कौन है, मनु है, ठीक ना। और वेद व्यास किसके रचयिता है। वेद व्यास आपके हमारे महाभारत के रचयिता है, ठीक है। मनुस्मृति के रचयिता कौन है, मनु है। ऑप्शन नंबर डी विल बी आंसर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की थी। महाभारत की रचना किसने की थी। तो बाबू हमने ऊपर बताया आप लोग को कि वेद व्यास जो थे उन्होंने महाभारत की रचना की थी, ठीक ना। और एक क्वेश्चन और यहाँ से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला हुआ था, ठीक ना। कितने दिन तक, 18 दिन तक। चलिए, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है, ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है, ठीक ना। तो 21 का नंबर हो जाएगा बाबू ए विल बी आंसर, ठीक ना। रामायण और महाभारत ये हमारे प्राचीन भारत के महाकाव्य हैं, ठीक ना। रामायण और महाभारत क्या है, प्राचीन भारत के महाकाव्य हैं। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में बाबू 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। जिसमें से प्रथम 4 विवाह को अच्छा विवाह माना गया है तथा नीचे के 4 विवाह को असुर विवाह यानी कि राक्षसी विवाह माना गया है, ठीक ना। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, ठीक ना। 23 नंबर क्वेश्चन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, तो इसको आप लोग VVI क्वेश्चन मांगे चलिएगा कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है। तो यह बाबू धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है, ठीक ना। बुद्ध भगवान ने जो सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया था वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया था, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है। तो आप लोग बता दें कि त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते थे, ठीक ना। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक, ठीक ना। मतलब कि ये तीनों फॉलो कर रहा है। तो जब तीनों फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त डी हमारा क्या हो जाएगा, विल बी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, ठीक ना। बुद्ध भगवान के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, ठीक ना। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बुद्ध भगवान के प्रिय शिष्य थे, ठीक ना। तो 25 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा आनंद जो थे, ठीक ना, वो बुद्ध भगवान के प्रिय शिष्य थे। कौन थे, आनंद। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि किसके शासन काल में बुद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का जो है कि विभाजन हो गया था, वो भी हीनयान में और महायान में। तो वो था कनिष्क के शासन काल में बौद्ध 2 भागों में बढ़ चुका था, एक हीनयान और महायान, और फिर आगे जाके एक और हो गया, उसका नाम था वर्ज्ययान, ठीक ना। तो टोटल मिला के बौद्ध धर्म 3 भागों में बढ़ चुका था, एक हीनयान, एक महायान, एक वर्ज्ययान, ठीक ना। वर्ज्ययान जो है कि पूर्णतः बौद्ध धर्म को ले डूबा था, ठीक ना। चलिए,
27 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, ठीक ना। जो बुद्ध भगवान ने गृह अपना त्याग दिया था, घर छोड़ दिया था, तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो जब घर छोड़ने की जो घटना होती है उसे महाभिनिषिक्रम कहते हैं। क्या? महाभिनिषिक्रम की घटना कहते हैं। लेकिन जब बुद्ध भगवान की जब मृत्यु हो गई थी, तो जब मृत्यु हुई थी तो उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक ना, महापरिनिर्वाण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बुद्ध भगवान के घर त्याग की जो नीति थी, जो घटना थी, वो महाभिनिषिक्रम हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बौद्ध संघ की जो स्थापना किए थे गौतम बुद्ध, उन्होंने कहाँ किया था? बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किया था? तो 28 नंबर का आंसर आप लोग देखिएगा कि सारनाथ में किया था। कहाँ पे? सारनाथ में। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक ना। बहुत अच्छा बाबू, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो बता दे बाबू कि भूमि को यहाँ 4 भागों में बांटा गया था। एक था पोलज भूमि, दूसरा छच्चर भूमि और तीसरा था बंजर भूमि और एक था परती भूमि, ठीक ना। 4 प्रकार के भूमि बांटा गया था, छच्चर भूमि, पोलज भूमि, परती भूमि और बंजर भूमि, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइन ए अकबरी के अनुसार बांटा गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो बाबू अकबरनामा का रचना अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था, ठीक ना। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था और इसने क्या किया था कि मतलब कि अकबरनामा की रचना किया था। अकबरनामा को 3 भाग में बांटा गया, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। खंड 3 को आइन ए अकबरी कहा गया और आइन ए अकबरी को 5 भागों में बांटा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी की रचना कौन थे, ठीक ना। तुजुक ए बाबरी कह रहा है कि बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी की रचनाकार कौन थे, ठीक ना। 31 नंबर, तो बाबू बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी की रचना बाबर खुद था, ठीक ना। क्या था? बाबर खुद था। तो 31 का क्या हो जाएगा? ए विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में किया गया था? कि यहाँ पे किसने हटा दीजिएगा, किसके हो जाएगा? कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो किसके स्मृति में, किसके याद में जो है कि बनाया गया था, ठीक ना। तो आपका वो 32 का हो जाएगा बी नंबर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक ना। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना। चलिए 33 पे आते हैं कि प्रथा की शुरुआत की थी। प्रथा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन हो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है कि कौन सी प्रथा की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक ना। लेकिन हम चलिए यहाँ पे कोई भी प्रथा ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ क्वेश्चन बाबू मिसप्रिंट हो गया है कि प्रथा की शुरुआत की थी, ठीक ना। पता नहीं चल रहा है कि किस प्रथा की बात हो रही है, लेकिन अगर हम इसको काट दे शुरुआत अगर हम काट देते हैं, ठीक ना, यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक ना, यहाँ 10 लगा देते हैं कि 10 प्रथा किसके को बंद किसने किया था? तो 10 प्रथा को अकबर ने बंद किया था, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि ये क्वेश्चन है कि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसने दी थी, ठीक ना। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा जो आया था अकबर के काल में, ठीक ना, वो किसने दिया था? नीचे ऑप्शन है बाबू 4, तो क्या हो जाएगा? टोडरमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए टोडरमल हो जाएगा, ठीक ना। जब्ती प्रथा टोडरमल ने दिया था, ठीक है। अकबर 35 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? 35 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पे? सिकंदरा में, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक ना। आप लोग को बता दें वो कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 36 का हो जाएगा अमरकोटक में हुआ था, ठीक ना। कहाँ पे? अमरकोटा में इसका जन्म हुआ था, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, हुमायूं का ये बेटा था, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो सती प्रथा पर प्रतिबंध अकबर ने लगाया था। कौन लगाया था? अकबर ने। ये अकबर ने क्या कि सती प्रथा, दास प्रथा सब बंद किया था और इसने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही धर्म, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर की फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, ठीक ना। ये 38 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा वो कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, ठीक ना। तो 38 नंबर का हो जाएगा बी अकबर। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था, ठीक ना।
अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं 39 नंबर प्रश्न पे कि किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी, ठीक ना। झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी, 39 नंबर क्वेश्चन है। तो ये बाबू अकबर ने शुरू किया था। कौन किया था? अकबर ने शुरू किया था। झरोखा दर्शन का शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 40 नंबर कि किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक ना। बताइए यहाँ पे संगीत पर ही प्रतिबंध लग गया था, ठीक ना, संगीत पर प्रतिबंध लग गया था। तो किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो था बाबू औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। बाबू औरंगजेब की कहानी कभी पढ़ने को मिले, हालांकि इंटर में तो बहुत कम पढ़ने को मिलेगा। इंटर में बाबू औरंगजेब के बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस राजा कब बना और मरा कभी, थोड़ा सा एक्सटेंट पढ़ना है कि राजा कैसे बना ये पढ़ना है। तो आप लोग को कभी अगर बीए वगैरह में कोई चांस मिले आगे तो इसके बारे में पढ़िएगा तो पता चलेगा कि ये कितना क्रूर राजा था, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आप लोग ऐसे ही लाइव सेशन में बने रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक ना। और हाँ, जो चीज़ यहाँ पे थोड़ा गलत होता है तो उस पर बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक ना। हालांकि गलत होता नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, ठीक ना। हम्पी जो नगर है वो किससे संबंधित है? तो बता दे वो कि वो तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ठीक ना। किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, अगर नीचे ऑप्शन है तो सही है, ठीक ना। है विजयनगर साम्राज्य है, डी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा हमारा 41 का? डी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू 42 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था, ठीक ना। ये देखिए विजयनगर जो साम्राज्य था उस यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो बता दे बाबू कि यहाँ आने वाला पहला विदेशी यात्री निकोलो कोंटिन था। कौन था? निकोलो कोंटिन था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? बाबू यूनेस्को द्वारा क्या होता है कि पुरातत्व स्थल घोषित किया जाता है, ठीक ना। मतलब कि जो पुरानी चीज़ें, जो पुरानी विरासत है ना अपने यहाँ या पूरे वर्ल्ड में, तो उसको घोषित किया जाता है ताकि उसका रख रखाव किया जा सके, ठीक ना। तो हम्पी को कब यूनेस्को में जोड़ा गया था, ठीक ना। तो 43 का हो जाएगा डी, 1986 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1986 में, 1986 ईस्वी में, ठीक है। आप लोगों को पता है बाबू कि 1986 में एक घटना हुआ था आपके देश में, अरुणाचल प्रदेश राज्य बना था 1986 में, 87 में गोवा बना था, ठीक ना। याद रखिए 1986 में क्या हुआ था? अरुणाचल प्रदेश राज्य बना था और 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। और हम्पी को यूनेस्को में कब जोड़ा गया था? 1986 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर की बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ठीक ना। 44 नंबर क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो बहमनी साम्राज्य की राजधानी बिदर थी, ठीक ना। कहाँ थी? बिदर, ठीक ना। क्या थी? बिदर थी। 44 का हो जाएगा बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए नंबर 50 में क्वेश्चन देखिए तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था, ठीक ना। तालीकोटा का युद्ध ये बाबू आप लोग को विजयनगर साम्राज्य पे हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़िएगा कभी तो पता चलेगा कि ये कैसा था, ठीक ना। अचानक ये हमला हो गया था, ठीक ना। एक दिन पहले सब कुछ सही था, ये अचानक हमला हो गया था, तालीकोटा का युद्ध। 45 का हो जाएगा बी, 1565 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, ठीक ना। और एक दिन बाबू सब कुछ उजड़ गया, रातों रातों देखते देखते सब कुछ उजड़ गया था, ठीक ना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है 46 नंबर कि सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता है? सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता है, ठीक ना। तो बाबू 46 का हो जाएगा आपका सी विल बी आंसर, खानकाह कहते हैं। जहाँ पे सूफी संतों का जो केंद्र होता है ना उसे क्या कहते हैं? खानकाह कहते हैं, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन बाबू आपका भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन है, पढ़े होंगे कि बुक तो पता चलता होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सूफी परंपरा में गुरु को क्या कहा जाता था, ठीक ना। तो बाबू गुरु को पीर कहा जाता था। क्या हो जाएगा? 47 का ए हो जाएगा, गुरु को पीर कहा जाता था और चेला को मुरीद कहा जाता था, ठीक ना। चेला को क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था? अभी बताएं आप लोगों की मुरीद कहा जाता था, ठीक ना। 48 का क्या हो जाएगा? बी विल बी आंसर, क्या कहा जाता था? 48 का बी। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो बाबू 49 का आपका हो जाएगा बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में जो चिश्ती सिलसिला था उसका संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ठीक ना। चलिए अगला नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, ठीक ना। जो सिख गुरु थे उन किस सिख गुरु का मतलब कि पटना में जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कि पटना में हुआ था। यही मतलब कि इन्हीं का एक नारा है बाबू कि 1.25 लाख पे एक बाद
एक मतलब कि भारी पड़ते हैं ये लोग, याद नहीं आ रहा कि इनका क्या शहर था, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं 51 नंबर कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था। वो कौन सा विदेशी यात्री था जो हमारे पुराणों का अध्ययन किया था। 51 नंबर क्वेश्चन है, तो 51 का हो जाएगा ए। अल बरूनी जो था ना हमारे पुराणों का अध्ययन किया था। कौन? अल बरूनी हमारे पुराणों का अध्ययन किया था, ठीक है। चलिए बाबू 52 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। भारत में सती प्रथा को आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया था, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप लोग पढ़े होंगे पूरा डीपली तो पता चलता होगा कि भारत में सती प्रथा को आंखों देखा हाल इब्न बतूता ने बयान किया था। कौन? 52 का हो जाएगा ए विल बी आंसर। इब्न बतूता ने बयान किया था, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं 53 नंबर कि किताब उर रहला किसका वृत्तांत है, ठीक ना। 53 नंबर क्वेश्चन है कि किताब उर रहला जो है उस किसका यात्रा वृत्तांत है, तो वह है इब्न बतूता का। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता का, ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, ठीक ना। 54 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो 54 का हो जाएगा डी विल बी आंसर। चंद्रवर दाई हैं, ठीक ना। कौन है? चंद्रवर दाई हैं, चंद्रवर दाई हैं इसके लेखक, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए, ठीक ना। और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सारे लड़के जुड़ जाए, ठीक ना। जितने बच्चों का एग्जाम है यहाँ पे वो उन बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच जाए, ठीक ना। चलिए शेयर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, ठीक ना। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी, ठीक ना। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी, तो वो थी बाबू रजिया। कौन थी? रजिया। तो हमारा 55 का क्या हो जाएगा? 55 का ए विल आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, ठीक ना। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो है कि अंतिम सुल्तान कौन था, तो वो बता दें आप लोग को बाबू कि वो था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक ना। और बता दें बाबू कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान जो था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था और वहीं पे इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, ठीक है। 57 नंबर 57 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बाबू। 57 नंबर क्वेश्चन है कि संताल विद्रोह कब हुआ था, ठीक ना। संताल विद्रोह कब हुआ था, तो बता दें बाबू आप लोग को कि संताल विद्रोह 1885 में हुआ था। 53 दिया हुआ है लेकिन 1885 में हुआ था, ठीक ना। 1855 में हुआ था, ठीक ना। 1855 हम 85 बोले उसके लिए सॉरी आप लोग से, ठीक ना। 55 हुआ था, ठीक ना। चलिए आकर देखते हैं पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, ठीक ना। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो बाबू हमने पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को कि पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। कब अधिकार किया था? अब 1510 ईस्वी में, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत आने वाला पहला ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था। भारत आने वाला पहला ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था, तो 59 का आपका हो जाएगा बी विल बी आंसर, पुर्तगाली था, ठीक ना। जो पुर्तगीज जो कंपनी थे, पुर्तगाली का जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, वही आया था हमारे भारत में पहला। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि किस वर्ष भारत की समुद्री मार्ग की खोज की, ठीक ना। किस वर्ष भारत का समुद्री मार्ग का खोज किया गया, तो बताए बाबू 1498 में खोज किया गया था। कब? 1498 में इसका खोज किया गया था। 60 का क्या हो जाएगा? 60 का डी विल बी आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बाबू यहाँ पे आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग था, ठीक ना। कौन था? वारेन हेस्टिंग था, प्रथम गवर्नर जनरल था। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वो ध्यान दीजिएगा, अब गवर्नर जनरल का जो क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन आ रहा है इस पर आप लोग को ध्यान देना योग्य बात है, ठीक ना। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी। बंगाल में जो कि द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था, तो ये बाबू लॉर्ड क्लाइव ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था द्वैत शासन का स्थापना, ठीक है। चलिए ये देखिएगा कि स्थायी बंदोबस्त की साथ किसने की थी, शुरुआत किसने की थी बाबू। क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, साथ लिखा हुआ है, ठीक ना। तो किसने किया था? 63 का आपका हो जाएगा। हमको लगता है कि ए विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कर्नवालिस हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरुआत किया था? कर्नवालिस ने ही शुरुआत किया था। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक ना। 64 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक ना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 64 नंबर क्वेश्चन है। तो हमको लगता है कि 1773 में, ठीक ना। 1773 में इसका स्थापना हुआ था कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक ना। बहुत ही बढ़िया। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए, ठीक ना। दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक ना। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, बने रहिए आप लोग क्वेश्चन। यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो भी नए नए क्वेश्चन, अब जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आप लोग के एग्जाम के व्यू से, ठीक ना। क्योंकि आजकल
एंशियंट हिस्ट्री को छोड़ दिया गया है, ठीक ना। एंशियंट हिस्ट्री में सिर्फ हड़प्पा को लिया गया है, बाकी सारा क्वेश्चन आता है वो मेडुअल से और मॉडर्न से, ठीक ना। तो हमें मॉडर्न पे ध्यान देना जरूरी है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो वो बंगाल में लागू किया गया था। कहाँ? बंगाल में लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल में लागू किया गया था, ठीक ना। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। किसने कहा था कि ये जो महिला जो चिता जल रहा है यहाँ पे सोई हुई महिला यह एक अकेला मर्द थी। तो 66 का हो जाएगा, डी विल बी आंसर, हीरोज। यहाँ पे वो यूरोज दिया हुआ है, लेकिन क्या हो जाएगा? हीरोज हो जाएगा। आप लोगों ने सुना है ना कि पर पीछे हीरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, ठीक ना। 6 क्लास में पढ़े होंगे झांसी की रानी में। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है, ठीक ना। द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक नामक पुस्तक किसने लिखा है, ठीक ना। तो वो आपका 67 का हो जाएगा, ए विल बी आंसर, ठीक ना, अशोक मेहता हो जाएगा, ठीक ना। कौन हो जाएगा? अशोक मेहता। कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो क्या हो जाएगा? अशोक मेहता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक ना। जब 1857 का जब विद्रोह हुआ था भारत में, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक ना। तो 68 का बाबू आपका हो जाएगा कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक ना। कैनिंग था, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के प्रमुख नायक कौन थे। बिहार में 1857 के प्रमुख नायक कौन थे, तो वो बिहार में 1857 के प्रमुख नायक वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ दे बाबू कि पटना के कौन थे, ठीक ना, कि पटना में किसने इसका नेतृत्व किया था, तो पटना में किसने किया था? पीर अली किए थे। कौन किया था? पीर अली किए थे। कौन था? पीर अली। और पूरे बिहार से कौन किया था? कुंवर सिंह ने किया था, वीर कुंवर सिंह ने, ठीक ना। उस समय इनका 83 हो गया था, 80 वर्ष हुआ था। 1870 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो किस तिथि को शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये बाबू आपका हो जाएगा 10 मई को शुरू हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन ए विल बी आंसर, 10 मई को शुरू हुआ था, ठीक है। 10 मई को शुरू हुआ था। ये देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह को किसने क्रांति कहा, ठीक ना। किसने कहा था कि यह एक क्रांति, 1857 के विद्रोह को क्रांति किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यह एक क्रांति है, ठीक ना। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। हमने बता दिया बाबू आप लोग को ऊपर ही कि पीर अली ने किया था। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली ने किया था। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार से किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने किया था, ठीक ना। चलिए पीर अली ने किया था। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था बाबू वास्को डिगामा, जो 1498 ईस्वी में आया था, ठीक ना। 1498 ईस्वी में आया था। लेकिन अगर क्वेश्चन फिर पूछ देगा बाबू कि वास्को डिगामा भारत दोबारा कब आया, तो 1502 ईस्वी में आया था, ठीक ना। अगर दोबारा पूछ दे तो 1502 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में प्रथम पुर्तगाली कौन आया था, तो 1498 में वास्को डिगामा आया था। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा कि वास्को डिगामा दोबारा भारत में कब आया था, तो 1502 ईस्वी में आया था। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक ना। ये देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो बाबू बता दें कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, जिसका निर्माण 1911 में किया गया था। कब? 1911 से 11 में किया गया था। और यह गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था किसके लिए, तो जो ब्रिटेन के जो राजा थे ना, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी, उनके स्वागत के लिए हम मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था 1911 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, ठीक ना। 75 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, तो यह बाबू कलकत्ता में स्थित है। कहाँ? कलकत्ता में, कोलकाता में यह स्थित है फोर्ट विलियम। बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो वो 7 द्वीपों का नगर हम मुंबई को कहते हैं। किसे? मुंबई को कहते हैं। 7 द्वीपों का कर है ना, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, तो 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है, याद रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की है, तो बाबू नवगठित शैली की है, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना। बहुत बढ़िया।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आंसर। 78 देखते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, वो तो गेटवे ऑफ इंडिया ने 1911 में हुआ था। कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था, 1911 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था, ठीक ना। अंग्रेजों ने शिक्षा का जो माध्यम है उसका अंग्रेजी कब बनाया था, 79 को जगह 1835 ईस्वी में बनाया था, ठीक ना। कब बनाया था, 1835 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। चलिए ठीक है, तो किसने क्या कब किया था, अंग्रेजी का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया था, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बाबू कि सेंट फोर्ट जॉर्ज किस शहर में है, ठीक ना। 80 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि सेंट फोर्ट जॉर्ज किस शहर में है, तो आपका 80 का हो जाएगा बी, ठीक ना, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। 80 का क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर, मुंबई में, ठीक है। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत की राजधानी दिल्ली किस वर्ष लाया गया, ठीक ना। भारत की राजधानी दिल्ली किस वर्ष लाया गया, ठीक ना बाबू। तो क्वेश्चन है आपका 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी को किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। भारत की राजधानी को किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था, तो आंसर हो जाएगा बाबू 1911, ठीक ना। 1911 ईस्वी में लाया गया था, ठीक ना। कब लाया गया था, 1911 ईस्वी में लाया गया था, ठीक ना। आपका हो जाएगा डी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन 82 नंबर कि कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। क्वेश्चन देखिएगा कि कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है। 82 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। कहाँ स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी को अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के में योगदान के लिए कौन सी उपाधि दिया था, ठीक ना। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बाबू, तो गांधी जी ने जो योगदान किया था सैनिकों का, या फिर जो भी योगदान दिए थे, तो इस योगदान में उनको कौन सी उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो वो दिया गया था केसर ए हिंद के द्वारा, ठीक ना। तो ये तो बाबू आप लोग को दिया गया था, ठीक ना, केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन करेगा कि गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटा दी थी, तो लौटाने का समय था बाबू जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक ना। क्वेश्चन आएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी निराश होकर कौन सी उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिए, तो वो है बाबू केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी आंसर। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 84 है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, ठीक ना। तो स्वराज पार्टी का गठन 84 का हो जाएगा डी बाबू, चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक ना। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन डी विल बी आंसर। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक ना। बस ऐसे ही आप लोग बने रहिए लाइव सेशन में, ठीक ना। 85 नंबर क्वेश्चन है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, तो वो थे बाबू पट्टाभी सीतारामैया। कहीं है कि नहीं यहाँ पे, हाँ ऑप्शन डी विल बी आंसर। पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लेकिन बाबू घटना ऐसा घटा कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के जीतने पर खुश नहीं थे, और सुभाष चंद्र बोस ने इस बात को ध्यान देते हुए इस पद को त्याग दे दिया, और फिर कौन बन गए, पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बन गए थे, ठीक। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिप्स तनाव के को किसने पोस्ट डेटर चेक कहा था, ठीक ना। क्रिप्स तनाव बोल दिया, क्रिप्स जो प्रस्ताव आया था उसको किसने कहा था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। तो 86 का देखिएगा, इसको गांधी जी ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो आने वाले समय में फेल हो सकता है, ठीक ना। तो क्या बोले थे, पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने। 87 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 87 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक ना। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, ये सबको पता होना चाहिए। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। ये बाबू प्रत्येक हिस्ट्री के वीडियो में ये क्वेश्चन आता है, मतलब ये वीवीआई क्वेश्चन है, हर कहीं भी आ सकता है, पहले भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, और किसने किया था, तो ए.ओ. हुम ने किया था, ठीक ना। 90 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1939 में प्रारंभ हुआ था। कब, 1939 में प्रारंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का, डू और डाई का नारा किसने दिया था, तो थे गांधी जी। 91 का क्या हो जाएगा, गांधी जी ने यह नारा दिया था करो या मरो का, ठीक है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि क्या है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे बाबू गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी किसके राजनीतिक गुरु थे, तो गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक गुरु थे, ठीक ना। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था।
भारत छोड़ो आंदोलन बाबू 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942। एप्स का ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक है। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? द दिल्ली चलो नारा किसने दिया था बाबू? सबका आंसर एक ही होना चाहिए, सबका आंसर सही होना चाहिए। ये नारा बहुत ही मतलब कि कई बार करा चुके हैं आप लोगों को पिछले सेशन में। तो 94 का हो जाएगा दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस होगा। क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? 1947 में जब आपका भारत जब फ्रीडम हुआ था, जब आज़ाद हुआ था, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो बाबू आप लोगों को बता दें कि 95 में उस समय प्रधानमंत्री का इटली था। कौन आ गया था? इटली आ गया था। लेबर पार्टी का वहाँ से संबंधित था। ठीक ना, लेबर पार्टी से संबंधित इटली आ गया था। ठीक ना, इसने घोषणा किया था कि भारत को 1948 में आज़ादी देंगे, लेकिन हमारे भारत को कब मिल गया? 1947 में मिल गया। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? ठीक ना, किसकी रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया? 96 नंबर क्वेश्चन है। तो ये बाबू जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ बुक है। ठीक ना, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक ना, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जी हाँ बाबू, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी विश्व में सबसे बड़ी स्टैचू बनाई गई है गुजरात में 81-82 मीटर का। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू कहाँ है? तो है गुजरात में। और किसकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? अपने अंगीकृत किया गया था। 98 नंबर क्वेश्चन है कि भारत संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो वो था 1949 को। कब किया गया था? 1949 को। लेकिन लागू कब किया गया था? 1950 को। ठीक ना, याद रखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक ना, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग को बता दें बाबू कि इसका संविधान सभा का गठन 1986 ईस्वी में हुआ था। 1946 में, 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है, 100 नंबर क्वेश्चन है। तो वो है राष्ट्रपति में। किस में? राष्ट्रपति में। तो आइए आप लोग को टॉप 100 बाबू क्वेश्चन खत्म हो गया। टॉप 100 क्वेश्चन खत्म हो गया आज हिस्ट्री का। ठीक ना, कल बाबू हम लोग को ज्योग्राफी का या फिर पॉलिटी का या फिर इकोनॉमिक्स या फिर सोशोलॉजी या हिंदी इंग्लिश का वीडियो लेके जरूर आएंगे। ठीक ना, कोई एक वीडियो आएगा जरूर। आप लोग बताइए कि कौन सा वीडियो आप लोग को चाहिए। ठीक ना बाबू, आप लोग के अकॉर्डिंग के अनुसार हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सबका वीडियो डालते हैं। ठीक ना, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। और जो लोग अभी नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक ना, तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आप लोग का ही फायदा है। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते रहिएगा। सब्जेक्टिव भी कराएंगे अक्टूबर माह से। थैंक यू सो मच।